सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 26th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 17th वीडियो है जिसमें कि हम डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में क्या क्या हानि होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बिजनेस फाइनेंस सोर्स 100% एडवांटेजेस नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होते हैं। सो इन द सेम मैनर इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर हैं। सो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है टू मेनी फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन। सो ये पॉइंट कहता है कि बिफोर ग्रांटिंग एनी लोन टू द कंपनी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक्स अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन of the company in order to ensure the worthiness of the company. Besides, a number of formalities are required to be done and documentation work is also huge. All this takes a considerable amount of time which makes this process a bit disadvantageous to the firm. So ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी कमर्शियल बैंक्स के जैसे किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले उसका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड इनका ये जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो सकता है, वो कोई कोई केसेस में बहुत लंबा जा सकता है। सो ये प्रोसेस जो कि लंबा हो जाता है कभी कभी, ये कंपनीज के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस बिजनेस फाइनेंस सोर्स में जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो बिजनेस फाइनेंस सोर्स कंपनी के लिए ठीक नहीं है। सो इन द सेम मैनर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा लेने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है सो वो भी हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मूल्यवान चीज होता है जब बात आती है बिजनेस की। इसके अलावा जो दूसरा बात है कि फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाने में वो भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी आपको लोन दे रही है एंड लंबे समय के लिए भी लोन दे रही है तो वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो आपसे करवाएगी ही। अब अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते हैं एंड ये आपको डिसएडवांटेजियस लगता है तो फिर ये सोर्स से आप पैसा ज्यादा ला नहीं पाएंगे। सो ये सब चीजें कि कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा एंड फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ हद तक डिसएडवांटेजेस जरूर बना देती है। जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट कंडीशंस व्हिच आर लेड डाउन बाय सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Some financial institutions impose certain strict restrictions on the company, such as restrictions regarding payment of dividend and usage of loan amount, etc. These restrictions thus imposed restrict the freedom of the company to some extent. ये पॉइंट भी कमर्शियल बैंक्स के एक डिसएडवांटेज वाले पॉइंट के साथ मिलता जुलता है। ये पॉइंट भी क्या कहता है कि जैसे कमर्शियल बैंक्स भी कंपनी के अमाउंट के यूसेज का तरीका के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, इन द सेम मैनर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने दिए हुए अमाउंट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि आप इस पैसे को हमारे बोलने के तरीके के अनुसार खर्चा कीजिए। वो आपको बोल सकते हैं कि हमने आपके कंपनी में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो हमें डिविडेंड इतना रेट पे दीजिए। सो ये सब चीजें जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके कंपनी के ऊपर इंपोज कर रही है ये आपके कंपनी के फ्रीडम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से छीन रहा है। ये आपके कंपनी को उस पैसे को उस तरीके से यूज नहीं करने दे रहा है जिस तरीके से वो उसको यूज कर सकती थी। सो ये भी इस सोर्स को आपके कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस बना देता है। जो अगला पॉइंट है वो है मेनी कंपनीज फेल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेनी डिजर्विंग कंपनीज मे फेल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ दे नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल द कंडीशंस laid down by the institutions, such as conditions regarding want of security, conditions regarding repayment of loans, conditions regarding payment of dividends, etc. So ये पॉइंट क्या कहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ला पाना ये हर कंपनी के लिए पॉसिबल हो ही जाए
ये जरूरी नहीं है। बहुत डिजर्विंग कंपनीज होते हैं जो कि लायक हैं लोन लेने के लिए, लेकिन वो भी नहीं ला पाते हैं कुछ कारणों की वजह से। एंड वो कारण क्या है उसको समझिए। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे कंपनीज को भी लोन देते हैं, नए कंपनीज को भी लोन देते हैं, मिड टर्म के लिए भी देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, पैसा अफोर्डेबल रेट में लंबे समय के लिए देते हैं। इसके अलावा वो आपको और भी बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपको लापरवाही में दे देगी। एक कमर्शियल बैंक की तरह उसे भी सिक्योरिटी चाहिए, एक कमर्शियल बैंक की तरह उसे भी कुछ ना कुछ गारंटी जरूर चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई डोनेशन देने वाली कंपनी नहीं है, वो आपके बिजनेस फाइनेंस को देने वाली है, लेकिन वो भी किसी न किसी तरीके से खुद ब खुद बिजनेस कर रही है। तो वो बिजनेस करने के लिए उसे भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मान के चलना पड़ता है। एंड अगर आपका कंपनी वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है, सो इन दैट केसेस आपका कंपनी चाहे कितना ही लायक क्यों ना हो, वो आपको लोन नहीं दे पाएगी। तो ये बात कि आपका कंपनी डिजर्विंग है बट फिर भी उसे लोन नहीं मिल पा रहा है, ये इस सोर्स को आपके कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस बना देता है। जो अगला पॉइंट है वो है रिस्ट्रिक्शन इन द पावर्स ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट क्या कहता है कि सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे इंसिस्ट ऑन अपॉइंटिंग देयर नॉमिनीज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी, देयरबाय रिस्ट्रिक्टिंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट है कंपनी के डिसीजन मेकिंग बॉडी से रिलेटेड, जो कि कंपनी से जुड़ी हुई हर एक डिसीजन को लेती है, उन्हें कंपनीज के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। तो अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकती है, वो आपके कंपनी को बोल सकती है कि ठीक है, हम आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन बदले में हम अपना एक आदमी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करेंगे जो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही काम करेगा। तो ये बात आपके कंपनी को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया हुआ है अपने हिसाब से। आप चाहते हैं कि आपका कंपनी इस तरीके से फंक्शन करे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया हुआ है, एंड उसमें जो भी मेंबर प्रेजेंट है वो आपने चुना हुआ है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी आके बोलती है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन बदले में आप हमें एक मेंबर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करने दीजिए जो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर आपके कंपनी का डिसीजन लेगी, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन नहीं है कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, सो इन दैट केस वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा नहीं देगी, एंड ये प्रोसेस आपके लिए डिसएडवांटेजियस है। तो ये क्या कहता है कि कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ये बोल सकती है कि हम आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, बट बदले में हमें अपना मेंबर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना है। अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो हम पैसा नहीं देंगे। तो ये बात कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बदले में, ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ वोटिंग राइट्स। व्हेन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग डायरेक्ट लोन्स, दे गेट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। दिस इज डिसएडवांटेजियस टू द कंपनी एज इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ द कंपनी गेट्स डिवाइडेड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जब कंपनी को डायरेक्ट लोन के बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, मतलब आपके कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डायरेक्ट लोन नहीं दिया बल्कि इक्विटी शेयर्स खरीद के पैसा दिया, सो इन दैट केस क्या होगा कि इक्विटी शेयर्स खरीदने की वजह से आपका ओनरशिप में डिवाइड होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, सो क्योंकि आपके वोटिंग राइट्स में डिवीजन होगा तो ये आपके बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिस पहले भी बताया है कि ओनरशिप बहुत हद तक अफेक्ट करता है कि आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा। एंड अगर आपको अपना ओनरशिप डिवीजन पसंद नहीं है, सो इन दैट केस आपके लिए ये सोर्स डिसएडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि इस सोर्स में आपका ओनरशिप डिवाइड हो रहा है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं, तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।